स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर आपका है 9th क्लास का, ये लास्ट चैप्टर है। ठीक है, इसमें हम लोग मेनली खाद्य संसाधनों में जो सुधार है उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पे इसमें जो टॉपिक्स रखे गए हैं थोड़े से लंबे, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, लेकिन क्या है, जो ज़रूरी पार्ट हैं उनको रखा गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें खाद्य संसाधनों में सुधार, ये चैप्टर का नेम है। इसमें सुधार की क्यों ज़रूरत पड़ी? जो खाद्य संसाधन है, मतलब जो खाने पीने के लिए जो हम लोग को चीज़ें चाहिए, भोजन के लिए खासकर, ठीक है, तो उसके लिए वो ज़रूरी क्यों इतना पड़ गया? क्योंकि भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। अब जब जनसंख्या बढ़ रही है तो ज़ाहिर-सी बात है, उनकी जो मतलब नीड है वो भी बढ़ेगी, भोजन की, रहने की, आवास की, हर चीज़ की नीड बढ़ेगी। तो अब उनके जो खाने-पीने की जो नीड है उसको पूरा कैसे किया जाए, तो वही खाद्य संसाधनों में सुधार किया गया। तो देखिए क्या-क्या किया गया? फसल उत्पादन को बढ़ाने में हरित क्रांति, जो कि फसलों से संबंधित थी, इसमें जो है फसल की जो उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ाया गया, ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसका उत्पादन हो सके। उसके बाद श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी। ठीक है, संकरण कराया गया कई गाय की जो नस्लें थी उनमें, ताकि उनमें जो है मतलब जो दूध का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो सके। ठीक है, इस तरीके के प्रयास कुछ सीमा तक सफल रहे। ये जो श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, ये सब जो हुई, ये कुछ सीमा तक सफल रहे। ठीक है, परंतु इन क्रांतियों से प्राकृतिक संपदाओं का बहुत अधिक उपयोग हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने का खतरा बढ़ गया। ठीक है, इसलिए कृषि तथा पशुपालन के लिए समपूषणीय प्रणालियों को अपनाने की आवश्यकता। अच्छा, ये देखिए, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति को जब अपनाया गया तो इससे ये हुआ कि बेनिफिट तो हुआ, लेकिन क्या हुआ कि जो नेचुरल जो प्राकृतिक संपदाएँ थी उनका बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ होने लग गया। ठीक है, उसको यूज़ करने के लिए। तो इससे क्या है कि प्राकृतिक संपदा जब यूज़ होती चली जाएगी तो कभी ना कभी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए जंगल है, हमें लकड़ी की अगर ज़रूरत है, ठीक है, तो अगर हम जंगल को काटते चले जाएँगे तो वो नेचुरल रिसोर्स जो है, वो जंगल, बहुत सारी चीज़ें हमें उससे मिलती हैं। ख़ासकर सबसे इम्पोर्टेंट तो ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, तो क्या होता है कि वो जब कटती चले जाएँगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जंगल साफ़ हो जाएँगे, तो फिर जो है ऑक्सीजन और जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत हमें जंगल से होती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएँगी। तो इसलिए हमें पशुपालन और कृषि के लिए समपूषणीय प्रणाली को अपनाना ज़रूरी है, ताकि इससे जो है नेचर को भी कोई नुकसान ना हो। ठीक है? अब देखिए, समपूषणीय जो जीवन यापन है उसके लिए मिश्रित खेती, अंतरा फसलीकरण, संगठित कृषि प्रणालियां, इस तरीके की जो प्रणालियां हैं इनको अपनाना चाहिए। उदाहरण जैसे पशुधन, कुक्कुट पालन। अब पशुधन क्या है? इसमें जैसे गाय है, और गाय भैंस को किस तरीके से उनका संकरण कराया जाए। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट संकरण तो यहाँ पे है ही, मतलब आनुवंशिक तौर पर तो जो है उनमें, उनके जीन में सुधार तो किया ही जा रहा है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि उनके भोजन और उनके जो आवास है उसका भी खास ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसलिए पशुधन यहाँ पे हो गया, कुक्कुट पालन मुर्गी पालन से संबंधित है, मत्स्य पालन मछली से संबंधित है, मधुमक्खी पालन शहद वगैरह, शहद, मोम, और जो है जो इसमें मोम मिलता है उससे औषधि वगैरह का, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, इन्हीं के साथ कृषि पे ध्यान दिया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि जब इंसान सिर्फ कृषि पे डिपेंडेंट रहेगा तो क्या होगा, एक वक्त में जो है वो जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो जो है वो चीज़ कम हो जाएगी। लेकिन अगर उसके भोजन, इसके जो मतलब कि उपयोग की जो चीज़ें हैं वो उसकी वैराइटीज़ बन जाएँ, तो फिर क्या होगा कि कृषि पे पूरी तरीके से वो डिपेंडेंट नहीं रहेगा। ठीक है? तो अब देखिए, फसल उत्पादन में उन्नति के लिए, जैसे कि ऊर्जा के स्रोत के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तब इसमें क्या-क्या होना चाहिए? गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, ये सब ऊर्जा के स्रोत के लिए होते हैं। प्रोटीन स्रोत के लिए दालें होती हैं, मेनली चना, मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर, ये सब। ठीक है, वसा के स्रोत के लिए क्या क्या हो? तेल वाले जितने भी बीज होते हैं। अब तेल वाले बीज, सोयाबीन का भी तेल होता है। ठीक है, मूंगफली का भी तेल होता है, तिल है, अरंड है, सरसों है, अलसी है, सूरजमुखी सनफ्लावर ऑयल भी जो है मिलता है। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे? वसा के स्रोत हो जाएंगे। इसके बाद विटामिन और खनिज लवण के स्रोत, उसमें सब्जियां, मसाले तथा फल। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये चारा फसलें दी गई, चारा फसलें जो पशु हैं उनके उनके लिए जो उपयोगी हैं, ठीक है, उनमें बरसीम, जई अथवा सूडान घास का उत्पादन। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे ये दिया गया है, विभिन्न फसलों के लिए विभिन्न जलवायु संबंधित परिस्थितियाँ, जैसे तापमान है, दीप्ति काल है, इनकी आवश्यकता होती है, जिससे कि उनकी समुचित वृद्धि हो सके और वे अपना जीवन चक्र पूरा कर सके। तो यहाँ पे मेनली यही बात की गई। अब जैसे फसलें हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का टाइम ड्यूरेशन एक ही हो। ठीक है, उनकी ज़रूरत, उनकी नीड, और ख़ासकर जो उनका जो मतलब जिस समय उनको उगाया जा रहा है, पानी की ज़रूरत कम है। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको पानी की ज़रूरत कम पड़ती है, कुछ ऐसी होती है जिनको ज़्यादा पड़ती है। इस वजह
से उनको मानसून या वर्षा ऋतु में जो है उनको मतलब बोया जाता है। तो इस तरीके से क्या है कि फसलों की विभिन्न जो जलवायु है उससे संबंधित परिस्थितियाँ, मतलब जलवायु से संबंधित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें फसलों का जो है उत्पादन करना चाहिए, और इसमें टेम्परेचर और ये जो टाइम ड्यूरेशन है इसका खास ख्याल। तो ये यहाँ पे मेनली अगर इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे तो जो एक फसल चक्र है, एक जो हमारा जीवन चक्र है वो बैलेंस रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यही जो टाइम ड्यूरेशन की बात की गई है, खरीफ फसल यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है कि खरीफ की जो फसलें होती हैं इनमें कौन कौन आता है। तो देखिए, पहले तो ये फसलें वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं, ठीक है। वर्षा ऋतु में जैसे कि जून से आरंभ होती हैं, यानी जून से इनको बोना स्टार्ट कर दिया जाता है और अक्टूबर के माह तक ये उगाई जाती हैं। तो ऐसी जो फसलें होती हैं इनको पानी बोते समय इनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इस वजह से इनको वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। अब उदाहरण में जैसे धान है, चावल, ठीक है, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग, उड़द, ये सब आ जाएंगे इसमें। इसके बाद आता है रबी की फसल। ये फसलें जो होती हैं शीत ऋतु में उगाई जाती हैं। अब शीत ऋतु कब से कब तक? नवंबर से अप्रैल माह तक उगाई जाती हैं, ठीक है। तो ये मतलब कि इनको पानी की कम ज़रूरत पड़ती है और फिर उसके बाद इसी वजह से इनको शीत, और वैसे भी ठंड में जो है पानी का कम ही यूज़ होता है। तो इसमें देखिए गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये सब इसमें आ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नोट दिया गया है, भारत में सन 1952 से 2010 तक कृषि भूमि जो है उसमें 25% की वृद्धि हुई है, ठीक है, कृषि की जो भूमि है। लेकिन जबकि जो अन्न की पैदावार है, अनाज की जो पैदावार है, उनकी 4 गुनी वृद्धि हो गई। तो ये सब कुछ ऐसे तरीके थे जिनकी वजह से अनाज की जो पैदावार है, भूमि की जो है वृद्धि है वो तो 25% हुई है इतने सालों में, लेकिन अनाज की जो पैदावार है वो 4 गुनी बढ़ गई है, क्योंकि इसलिए भी कि जनसंख्या भी उसी हिसाब से बढ़ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे मेन हम ये देखेंगे, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो यही है कि अगर जो अनाज या जो भी हम अपने तरीके यूज़ करें ताकि फसल उत्पादन और अच्छे से हो सके, ठीक है, या और भी जो भोजन के लिए और जितने भी तरीके हैं उनका भी यूज़ किया जा सके, तो इसके लिए हमें सुधार, जो हमारे पास खाने पीने की चीज़ें आ रही हैं उनको हम किस तरीके से उनमें सुधार करें, उनको बैलेंस करें, तो यही यहाँ पे कुछ गतिविधियां और तरीके दिए गए। तो देखिए, फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में प्रयुक्त गतिविधियां, जैसे कि पहला हमें करना है कि फसल की किस्मों में सुधार। अब किस्मों में सुधार चाहे वो हम संकरण करके करें, चाहे उनकी जो जीन में जो वो होता है, ठीक है, ट्रांसफ़र करके करें। फसल उत्पादन प्रबंधन, अब प्रबंध अगर हमें करना है तो किस तरीके से, मतलब सिंचाई है, खाद है, उर्वरक है, इन सब का यूज़। फसल सुरक्षा प्रबंधन, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है। अब फसल उग करके तैयार हो गए, हमने उसको काट भी लिया, लेकिन उसको सेफ रखना, क्योंकि इतनी सारी जो अगर गेहूं हो रहा है तो उसको पूरा साल चलाना है, पूरा साल सही तरीके से चल जाए, इसलिए उसको सेफ रखना, उसकी सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 तरीके हैं जिन पर हम लोग अभी देखेंगे क्या काम होता है। पहला है फसल की किस्मों में सुधार। फसल की किस्मों के लिए विभिन्न उपयोगी गुणों जैसे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, उर्वरक के प्रति अनुरूपता, उत्पादन की गुणवत्ता तथा उच्च उत्पादन का चयन, ठीक है, ये प्रजनन द्वारा कर सकते हैं। तो मेनली हम यहाँ पे फसल की किस्मों में अगर सुधार करें तो हमें प्रजनन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा, ठीक है, रिप्रोडक्शन पे ध्यान देना होगा। अब उसमें हेल्प कौन करेंगे, उनके सही तरीके से उनका प्रजनन हो सके, तो इनके लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता की, उनमें कोई जो पौधे हैं उनमें कीड़े ना लगें, उर्वरक जो उनमें जो है डाला जाएगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको पोषक पदार्थ मिल सकें, ठीक है। तो उनकी उत्पादन की गुणवत्ता भी इंपॉर्टेंट है कि जो सीड वगैरह दी जा रही हैं वो जो है अच्छी क्वालिटी की हों। इसके बाद फसल की किस्मों में ऐच्छिक गुणों का संकरण द्वारा डाला जा सकता है। मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर 2 फसलें ली गई, हमें पैदावार बढ़ानी है, धान की जो फसल है वो धान जो है वो एक ही किस्म का तो होता नहीं, कई सारी किस्में होती हैं। तो इसीलिए जो ऐच्छिक गुण हैं, जो अच्छे गुण वाले जो पौधे होंगे उनके बीच में संकरण कराया जाएगा। ये 2 प्रकार से हो सकता है। अब ये जो संकरण है वो 2 तरीके से होगा। एक तो होता है अंतर किस्मीय, विभिन्न किस्मों में, ठीक है, मतलब अलग अलग किस्म के जो पौधे हैं उनको आपस में जो है उनका संकरण कराया जाए। दूसरा होता है अंतरा स्पीशीज या अंतरावंशीय, विभिन्न जेनेरा में। मतलब कहने का है, पहले एक तरीका है कि किस्मों को अलग कर दिया जाए, दूसरा यहाँ पे है कि जेनरा ही अलग कर दिया जाए, उनके जीन्स ही अलग अलग हों, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं जिससे हम संकरण, ऐच्छिक गुणों का संकरण करा सकते हैं। फिर अब फसल सुधार की दूसरी विधि ऐच्छिक गुणों वाले जीन का डालना। अब यहाँ पे क्या है, ये क्या था कि संकरण कराया जा रहा है, ये वाली विधि में क्या है, जीन ही को ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा सीधा, एक जो है मतलब जो जीव है उससे दूसरे उसमें जीन का ही डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया जाए। जैसे आपने सुना होगा वो जो भेड़ का जो है एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसका क्लोन जो बनाया गया था, तो उसमें क्या है, उसके डायरेक्टली एक भेड़ से दूसरे जो भेड़ थी उसका डीएनए वाला पोर्शन, न्यूक्लियस वाला पोर्शन ही उसमें ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो यही मतलब जीन का ट्रांसफ़र करके उसमें जो बदलाव, अच्छी किस्म को पैदा करना,
ठीक है, परिणाम स्वरूप अनुवंशिकीय रूपांतरित फसल प्राप्त हो जाती है। तो ये जीन को डाल करके हम अनुवंशीय जो गुण होंगे, अच्छे गुण वाले जो पौधे होंगे, उनकी फसल, उनकी रूपांतरित फसल को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब किस्मों में सुधार के लिए कुछ ऐसे कारक हैं, जैसे कि यहाँ पे उच्च उत्पादन होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और भी हमें ध्यान देनी है कि अगर हम कृषि प्रणालियों की बात करें या फसल उत्पादन की बात करें, तो इसमें मौसम बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। कभी कभी कुछ जगह होती है, मौसम है, मिट्टी है, पानी, ये तीनों ही जो है, ये तीन ऐसे जो कंपोनेंट हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं फसल की जो प्रणाली होती है उस पर। क्योंकि देखिए, मौसम की जो परिस्थितियों की अगर बात करें तो इसमें सूखा एक ऐसी घटना है, ठीक है, जो सूखा नहीं पड़ जाता है, तो इसमें क्या होता है कि इसे पूरी पूरी जो फसलें होती हैं वो पूरी पूरी खराब हो जाती हैं। ठीक है, बंजर भूमि हो जाती है सूखा पड़ने से। तो इसलिए जो मतलब ऐसी फसलों को तैयार किया जाए कि ऐसी जगह जहाँ, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसी फसलें हैं जिनके जीन को ट्रांसफ़र करके इस तरीके से बनाया जाए कि उनको जो सॉल्टी वाटर होते हैं या उच्च लवणीय जो है भूमियाँ होती हैं, ठीक है, या मिट्टी होती है, वहाँ पे भी वो उग सके। तो इस तरीके से हमें जो है उनको पूरा तैयार करना है। तो ये चीज़ कुछ थी। ठीक है, अब उनका फसलों का रूपांतरण इस तरीके से किया जाए कि अलग अलग जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे भी वो उग सके और हमें सही तरीके से खाने की चीज़ें मिल सके। ठीक है, किस्मों में सुधार के लिए अब यही है कि जो अगर किस्म है उनमें अगर हमें सुधार करना है तो हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। उच्च उत्पादन हो, यानी कि बीज वगैरह अगर हम लें ऐसा कि उससे हम अच्छी अच्छी बीजें होनी चाहिए ताकि उच्च उत्पादन हो सके। उन्नत किस्म की बीज होनी चाहिए, स्पेशल मतलब सबसे अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता उसमें जो है नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए जैविक तौर पर जो जीव होते हैं, चाहे वो चूहा हो, मतलब छोटे जो जीव होते हैं, वो उनको किसी तरीके से इफेक्ट ना डाल सकें। अजैविक में जो है प्रकाश वगैरह है, नमी है, ठीक है, ये सब ना जो है इफेक्ट डाल सकें। परिपक्वन काल में परिवर्तन, अब जब ये मेचुरेशन की जो इनकी कंडीशन होती है, कुछ ऐसी फसलें होती है ज़्यादा टाइम लेती हैं, तो उनको इस तरीके से मेंटेन किया जाए कि वो कम टाइम में ही पूरी तरीके से बन सकें। व्यापक अनुकूलता उनकी होनी चाहिए। ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण, ठीक है, मतलब इसमें अब साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि फसलों में किस तरीके से वो सुधार कर सकते हैं। तो ये कुछ कारक थे। ठीक है, अब हम देखेंगे फसल उत्पादन प्रबंधन, ये दूसरा पॉइंट था। इसमें देखिए, किसान की लागत क्षमता फसल तंत्र तथा उत्पादन प्रणालियों का निर्धारण करती है। जो किसान जितना भी अपना जो लागत लगा रहा है, जो भी अमाउंट उसके पास है, वो जिस तरीके से लगा रहा है, वो फसल तंत्र और उत्पादन प्रणालियों का निर्धारण करेगी। डिपेंड किसान पे करेगा। अगर वो अच्छी बीज लेकर आ रहा है तो उतनी अच्छी उसकी फसल बनेगी। अगर उसके पास अमाउंट कम है, वो कोशिश कर रहा है कि कम अमाउंट में ऐसे मतलब आर्टिफिशियल तरीके से या कुछ मतलब कुछ कम क्वालिटी की बीजें सस्ते में मिल जाए, तो उसी हिसाब से उसकी जो उत्पादन होगा वो भी वही बीज जो है वो निर्धारण करेगी। इसलिए उत्पादन प्रणालियों में भी विभिन्न स्तर की ये हो सकती हैं उत्पादन प्रणालियाँ। अब जैसे देखिए, बिना लागत का उत्पादन, ऐसा जो है भी कुछ फसलें होती है जिनमें कोई लागत ही नहीं लगती है। अल्प लागत, जिसमें कम लागत लगे, तो कम लागत पर उत्पादन किस तरीके से होगा। अधिक, कुछ ऐसी फसलें उगाई जाती है जिनमें बहुत ज़्यादा लागत लगती है। तो ये सब जो है कुछ तरीके हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसी में ही, ये जो हमारा जो दूसरा पॉइंट था, इसी में ही हम पोषक प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए, पौधों को वृद्धि के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पे जो ये फसल उत्पादन प्रबंधन है, अब इसमें फसल का उत्पादन अगर हमें उसका मैनेजमेंट करना है तो उसके लिए हमारे पास पोषक पदार्थ होने चाहिए, खाद होनी चाहिए, उर्वरक होनी चाहिए। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हम जो है अच्छी से अच्छी जो फसलें हैं उनको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पोषक प्रबंधन देख लेते हैं। पौधों को वृद्धि के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है, जैसे कि हवा से कार्बन और ऑक्सीजन मिल जाता है, पानी से हाइड्रोजन ऑक्सीजन एवं शेष अन्य पोषक पदार्थ मृदा से प्राप्त हो जाते हैं। तो इन पोषकों की कमी के कारण पौधों की शारीरिक जो प्रक्रियाएं होती है, अगर ये पोषक कम हो जाए तो शारीरिक प्रक्रियाओं सहित जनन, वृद्धि तथा रोगों की प्रवृत्ति जो होती है इस पर भी प्रभाव पड़ता है। अब जाहिर सी बात है, ये जो हवा और पानी और जो मिट्टी से जो चीज़ें पौधों को मिल रही हैं वही उनके जो है वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब ये कम होंगी तो क्या होगा, कमज़ोर हो जाएगा पौधा। तो कमज़ोर हो जाएगा तो ना तो उसकी जनन की जो प्रोसेस है वो सही तरीके से हो जाएगी, ना वृद्धि भी रुक जाएगी, और फिर उसके बाद कमज़ोर है तो रोग तो लगेंगे ही। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए मिट्टी में खाद तथा उर्वरक के रूप में पोषकों को मिलाया जाता है। तो यही है, अधिक उत्पादन के लिए जो दो कंपोनेंट है, खाद और उर्वरक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये जो पोषक तत्व हैं वो किस तरीके से हो सकते हैं, दो तरीके से यहाँ आपको मिलेंगे। वृहत, जिनकी मात्रा सबसे ज़्यादा होनी चाहिए वृहत पोषक में, जैसे है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इसी तरीके से सूक्ष्म पोषक जिनकी बहुत कम मात्रा में भी, मतलब इनका होना ज़रूरी है लेकिन कम मात्रा में भी चल जाएगा। आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक,
कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। ठीक है, तो ये कुछ पोषक पदार्थ थे कि जिनकी पौधों को ज़रूरत पड़ सकती है। अब यहाँ पे देखिए खाद का क्या रोल है। खाद में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है तथा कम मात्रा में पोषक पदार्थ होते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा खाद और उर्वरक में ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। खाद में कार्बनिक पदार्थ सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और जबकि उर्वरक जो होते हैं उनमें पोषक पदार्थ इंपॉर्टेंट होते हैं। पोषक पदार्थों में जितने भी नाइट्रोजन वगैरह हैं वो उनको पूरी तरीके से भरपूर तरीके से मिल जाते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है, खाद को जंतुओं के अपशिष्ट तथा पौधों के कचरे के अपघटन से तैयार किया जाता है। ये मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाती है। खाद जो बनाई जाती है वो नेचुरली तरीके से बनाई जाती है। वो जंतुओं का जो अपशिष्ट होता है उसको दबा करके, उसको सड़ा गला करके वो पूरा तैयार किया जाता है, या घर से जो है उसका पौधों की जो कचरे निकलते हैं, सब्जी के जो कचरे निकलते हैं, फिर उनको डाल करके तो कई तरीके की यहाँ पे खाद भी तैयार की जाती है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि जो वर्मी कंपोस्ट जो खाद होती है वो कैसे बनती है। तो अब देखिए, ये जो खाद होती है ये उर्वरक क्षमता, फर्टिलिटी जो होती है कहते हैं मिट्टी की, ठीक है, इसको जो है बढ़ाने का काम करती हैं। अब यहाँ पे देखिए, खाद में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा मिट्टी की संरचना में सुधार करती है। ठीक है, बोलिए। तो खाद का मिट्टी के संगठन में क्या इंपॉर्टेंट रोल है वो यहाँ पे देखते हैं। जैसे देखिए, रेतीली मिट्टी में पानी को रखने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर खाद को हम मिलाएं रेतीली मिट्टी में, तो रेतीली मिट्टी में क्या होता है, पानी आसानी से रुकता नहीं। खाद के मिलाने से क्या होता है, उसके रुकने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। ठीक है, इसी तरीके से चिकनी मिट्टी में कण बहुत पास पास होते हैं, तो इसमें पानी अगर एक बार चला जाता है तो वो स्थिर रहता है। लेकिन अगर उसमें हम खाद मिलाते हैं तो क्या होगा, पानी के निकलने की में सहायता हो जाती है। तो खाद का ये इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। ठीक है, अब जैव पदार्थों के आधार पर खाद 2 प्रकार की होती है। एक होती है वर्मी कंपोस्ट और एक होती है हरी खाद। वर्मी कंपोस्ट में मेनली कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ और पोषक बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। ठीक है, मतलब ये जो वर्मी कंपोस्ट है इसमें आपको कार्बनिक पदार्थ भी अधिक मात्रा में मिलेंगे, पोषक तत्व जो है वो भी मिलेंगे। ठीक है, कंपोस्ट को केंचुओं द्वारा पौधे तथा जानवरों के अपशिष्ट पदार्थों के शीघ्र निरस्तीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। तो इसमें मेनली जो वर्म होते हैं उन्हीं का ही जो है पूरा इसमें तैयार किया जाता है कि जो पौधे के जो छिलके वगैरह होते हैं उनको उठा करके मिट्टी में डाल दिया जाए, या जंतुओं के जो अपशिष्ट होते हैं उनको भी मिला दिया जाए, फिर एक लेयर पूरी बनाई जाए। उसके बाद जो रेड वर्म होते हैं, ठीक है, केंचुए जो होते हैं लाल वाले, उनको डाल दिया जाए। वो धीरे 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 उसको जो है खा करके मतलब कि इसको खा लेते हैं ना, सारे जितने भी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, और उसको खाद में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये होती है वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, हरी खाद जो होती है ये फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ पौधे जैसे पटसन और मूंग, इन सबको जो है उगा दिया जाता है, और फिर तत्पश्चात उन पर हल चलाकर खेत की मिट्टी में, उनको जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनको हल चलाकर खेत की मिट्टी में ही मिला दिया जाता है। तो ये जब वही गल वल करके ये क्या होते हैं, हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट मिट्टी को नाइट्रोजन तथा फॉस्फोरस से परिपूर्ण करने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो ये था 2 तरीके की आपकी खाद हो गई। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आते हैं उर्वरक। उर्वरक जो होते हैं इनका क्या काम होता है। उर्वरक व्यावसायिक रूप में तैयार पादप पोषक होते हैं। ये व्यावसायिक रूप में मतलब कि ये जो है ऑर्गेनाइज्ड होते हैं जो लैब वगैरह जो होती हैं वहाँ पे ये बनाए जाते हैं। ठीक है, फैक्ट्रीज में। तो ये व्यावसायिक रूप पे ये पोषक पदार्थ तैयार किए जाते हैं। उर्वरक से मिलता क्या क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम ये प्रदान करते हैं। ठीक है, इनके प्रयोग से पौधों में अच्छी कायिक जो वृद्धि होती है, ठीक है, उनके जो तने और पत्तियों की जो वृद्धि होती है वो इनके उपयोग से काफ़ी अच्छी होती है। उर्वरक का अधिक उपयोग जल प्रदूषण का कारण बनता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि उर्वरक जो होते हैं वो जब बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है तो अब चाहे वो बाढ़ आ जाए चाहे वो वर्षा हो जाए तो पानी जो है बह करके, पानी जब बहता है तो पानी में ये घुल जाते हैं और पानी के साथ जो है वो नदी तालाब में चले जाते हैं और फिर वो जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। इसका सतत उपयोग मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो होती है उसको भी घटा देता है। ये भी एक इसका जो है फॉल्ट है। ठीक है, तो ये हो गया उर्वरक के बारे में। अब आती है कार्बनिक खेती। इसी में ही हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग फसल उत्पादन प्रबंधन को तैयार कर रहे हैं ना, तो अब यहाँ पे देखिए कार्बनिक खेती का क्या इंपॉर्टेंट है, जिसका रोल खाद जो है मतलब अदा कर रही है। ठीक है, ये खेती करने की वह पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी, शाकनाशी आदि का उपयोग बहुत कम और बिल्कुल नहीं होता है। यानी आपकी जो कार्बनिक खेती अब प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए, क्योंकि जो उर्वरक क्षमता भूमि की जो है वो जब खत्म हो जाती है तो भूमि बंजर हो जाती है, तो ये कोशिश की जा रही है कि जो ये उर्वरक हैं इनको कम यूज़ किया जाए। और दूसरी बात क्या है कि इनको कम यूज़ करने के बाद अब उर्वरक क्षमता को बढ़ाया कैसे जाए, तो ये जो ऑर्गेनिक खेती का इन दिनों बहुत ज़्यादा जो है ये फेमस है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक खेती का इसमें यूज़ किया गया ताकि ये जो केमिकल वाली चीज़ें हैं इनका कम से कम या बिल्कुल भी इनका यूज़ ना हो। इस पद्धति में अधिकाधिक कार्बनिक खाद
कृषि अपशिष्ट। अब ये जो कार्बनिक खेती है इसमें होता क्या क्या है, एक तो कार्बनिक खाद उपस्थित होती है, ठीक है। दूसरी कृषि अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, अब कृषि में जो अपशिष्ट निकल रहे हैं इनका वापस से पुनर्चक्रण करा दिया जाए। जैविक कारक इनमें जैसे कि नील हरी शैवाल का संवर्धन, ठीक है। अब इसमें जैविक कारक को शामिल किया जाएगा, नीली हरी शैवाल इसमें जब डाली जाएगी तो इससे भी जो है काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। जैविक उर्वरक बनाने में उपयोग किया जाता है नीली हरी शैवाल का, ठीक है। नीम की पत्तियों तथा हल्दी का उपयोग जैव कीटनाशकों में खाद्य संग्रहण में होता है। आपने देखा होगा कि जैसे हम लोग भी अपने घरों में जो है अनाज काफ़ी स्टॉक लेकर के आ जाते हैं, 1-2 महीने का, कुछ लोग तो साल भर का लेकर के आते हैं। उसे सेफ करके कैसे रखेंगे, अब जैसे गेहूं है या चावल है या और भी कुछ चीज़ें हैं, तो सेफ रखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात होती है नीम की पत्तियाँ हैं। अब चाहे वो बड़े बड़े टैंक हों, ड्रम हों, उसमें अगर गेहूँ डाला जा रहा है तो उनमें नीचे या सरफेस या ऊपर नीम की पत्ती फैला दी जाए, ठीक है, या फिर उसमें हल्दी डाल दी जाए। इससे क्या होगा कि जो कीड़े या जो घुन वगैरह उसमें लगेंगे वो उससे बचे रहेंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके से खाद्य संग्रहण में इम्पॉर्टेंट है। अब इसी में ही जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो आती है सिंचाई की, ठीक है। सिंचाई का क्या रोल है, भारत में अधिकांश खेती वर्षा पर आधारित है, अर्थात अधिकांश क्षेत्रों में फसल की उपज समय पर मानसून आने तथा वृद्धि काल में उचित वर्षा होने पर निर्भर करती है। तो सिंचाई में अगर हम बात करें तो अधिकांश जो क्षेत्र होते हैं वो मानसून पर ही निर्भर करते हैं, ठीक है, जो खेत के होते हैं, ठीक है। तो खेती जो होती है वो वर्षा मानसून पर ही डिपेंड करती है, तो इसलिए उनकी जो खेती होती है जिस समय मानसून के आने का समय होता है उसी समय ही उसको तैयार किया जाता है, ठीक है। विभिन्न प्रकार की सिंचाई विधियां पानी के स्रोत की उपलब्धता के आधार पर अपनाई जाती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई मानसून जो होता है वो समय पे नहीं आया, तो फिर वो टाइमिंग होती है ना फसलों की, तो अब उन फसलों को कैसे उगाया जाए, तो इसलिए कुछ ऐसी पैटर्न खोजे गए कि जिनसे सिंचाई को जो है बनाया जा सके। जैसे इस पद्धति में, ये जो सिंचाई की ही पद्धति है, इसमें अधिकाधिक कार्बनिक खाद है। 1 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो सिंचाई विधियाँ हैं उनमें है कुएं में आ जाएगा आपके खुदे हुए कुएं या नलकूप। कुएं बहुत बहुत सी जगहों पे जो है कुओं से जो है सिंचाई की जाती है। नदी जल उठाव प्रणाली, नदी जल उठाव प्रणाली क्या होती है, जैसे वर्षा का जल वर्षा बहुत ज़्यादा हुई होगी या जो है जिन एरिए में उनके पास में नदी है, ठीक है, जैसे जिस जगह खेती हुई है उसके थोड़ी ही दूर पर नदी है, तो नदी से ही डायरेक्ट पानी ले लिया जाता है। तालाब वगैरह से भी जो है इसमें काफ़ी हेल्प ली जाती है, ठीक है। तो वर्षा जल संग्रहण की आधुनिक विधियों में छोटे बांध के द्वारा वर्षा जल को रोका जा सकता है ताकि भूमि के नीचे जल स्तर बढ़ जाए। तो यानी कि अब ये जो वर्षा अपने टाइम पे कभी कभी इसका टाइम बिगड़ जाता है, तो उस पानी को कैसे इकट्ठा किया जाए, तो जो आधुनिक विधियां हैं उनमें बांध बनाए जा रहे हैं और बांध की वजह से वर्षा के पानी को रोक लिया जाता है और उसको भूमि के जल स्तर मतलब भूमि में ही उसको जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है ताकि उसका जल स्तर बढ़ जाए। अब आती है फसल पैटर्न, ठीक है। तो फसल पैटर्न में यहाँ पे क्योंकि उर्वरक क्षमता को हमको मेंटेन करना है, तो फसल पैटर्न यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, मिश्रित फसल की अगर बात करें, इसमें 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ ही एक खेत में उगाया जाता है। 2 या 2 से अधिक फसलें होती हैं, उनको एक साथ एक ही खेत में उगाया जाता है, जैसे गेहूं के साथ चना अथवा गेहूं के साथ सरसों, ठीक है। तो ये आ जाएगी मिश्रित फसल में। अंतरा फसलीकरण में क्या होता है, इसमें 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाया जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए एक रो बना दी गई, कुछ ऐसी जो है फसलें, जैसे यहाँ पे दिया गया एग्जाम्पल सोयाबीन, मक्का या फिर बाजरा, लोबिया, ठीक है। तो सोयाबीन की जो है एक जगह फसल लगा दी गई, उसके जस्ट बगल में मक्का की लगा दी गई, फिर उसके बाद उसके जो है जस्ट बगल में बाजरा, उसके बाद जो है लोबिया। तो इस तरीके से जो है ये अंतरा फसलीकरण होता रहता है। तो यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट जो थर्ड जो इसका पार्ट था, फसल सुरक्षा प्रबंधन। अब फसल तैयार तो कर दी गई, उसका उत्पादन तो कर दिया गया, जितने मेथड यूज़ करने थे वो तो हो गए, अब उनकी सुरक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब जैसे देखिए, खेतों में फसल खरपतवार, कीट, ठीक है, पीड़क हैं, रोगों से प्रभावित होती है। तो ये सब कई चीज़ें होती हैं जिनसे फसल तैयार करने की पूरी प्रोसेस तो कर दी गई, लेकिन अब ये सब जो है उनको नष्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इनमें देखिए, खरपतवार क्या होते हैं, ये कृषि योग्य भूमि में अनावश्यक पौधे होते हैं। खरपतवार अनावश्यक पौधे होते हैं, जैसे कि उदाहरण जैसे गोखरू, जिसे ज़ैंथियम कहते हैं, गाजर घास, पार्थेनियम, मोथा, साइरेनस रोटेंडस, ठीक है। तो ये इनके जो है साइंटिफिक नेम भी है। साइरेनस रोटेंडस जो है ये मोथा का नाम है। तो ये जो खरपतवार होते हैं ये भोजन, स्थान, प्रकाश, क्योंकि ये हरे पौधे होते हैं, तो जाहिर सी बात है जब फसलों के साथ ये उग जाएंगे तो जो चीज़ फसलों को चाहिए होगी, भोजन, स्थान, प्रकाश, वो ये लोग ले लेंगे, ठीक है। तो इसी से ही क्या है, स्पर्धा बनी रहती है, जिससे
पूरी तरीके से पोषण फसलों को नहीं मिल पाता है। अब इसमें कीटों की बात करें तो कीट कई तरीके से जो है फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कीट पीड़क की अगर बात करें, ये पौधों के मूल, जो जड़ें होती हैं, तने होते हैं, पत्तियां होती हैं, इनको काट देते हैं, ठीक है, इससे काफ़ी नुकसान हो जाता है। कोशिकीय रस जो होते हैं, कोशिका के रस को चूस लेते हैं, जिससे जो कोशिकाएं होती हैं वो सूख जाती हैं। तने और फल जो होते हैं उनमें छेद कर देते हैं, जिससे फसल खराब हो जाती है। तो ये सारे कई जो है तरीके होते हैं कीट पीड़कों के द्वारा जो नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा पौधों में रोग भी हो जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया के कारण कई रोग होते हैं, कवक के कारण, वायरस के कारण। तो इस तरीके से जैसे टोबैको मोज़ैक वायरस, ठीक है, तो ये वायरस के कारण जो है ये डिजीज़ हो जाती हैं। तो ये सब कुछ तरीके हैं। अब इसमें देखिए खरपतवार कीट तथा रोगों पर नियंत्रण की सर्वाधिक जो प्रचलित विधि है वो है पीड़कनाशी रसायन, ठीक है। अब इनके उपयोग के अंतर्गत शाकनाशी, कीटनाशी, कवकनाशी आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। यांत्रिक विधि जो होती है इनसे भी हम खरपतवार को हटा सकते हैं, ठीक है। यांत्रिक विधि है या फिर अंतरा फसलीकरण है जो है, इनको अगर जो है फसलों को चेंज, उनका जो पैटर्न है उसको चेंज करते रहेंगे तो इससे क्या होगा कि हम लोग ये जो खरपतवार वगैरह है इनसे भी बच सकते हैं। फसल चक्र सबसे इंपॉर्टेंट है ताकि इसमें सारी चीज़ें मिलती रहें। तो ये जो खरपतवार को नियंत्रित करने में ये सारी जो विधियाँ हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आता है, अब क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर फसल अच्छी तरीके से इसमें इतना सब कुछ ध्यान देने के बाद बन करके तैयार हो जाती है तो उसका भंडारण बहुत ज़रूरी है। तो अनाज को जैविक तथा अजैविक कारकों से बचाने के लिए उचित भंडारण का प्रबंधन आवश्यक है। अब यहाँ पे देखिए जैविक कारक क्या हो सकते हैं, तो जैविक में जीव आ जाएंगे, आपकी कीट हैं, कृतंक हैं, वही चूहे वगैरह, कवक भी इसमें आ जाएगा, चिंचड़ी जो छोटे छोटे जो है उड़ने वाले होते हैं, जीवाणु, ये सब भी आ जाएंगे जैविक में, ठीक है। अजैविक में जो आता है वो नमी आती है, ताप आता है, जो टेम्परेचर होता है इसके अभाव, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए निरोधक तथा नियंत्रण विधियों का उपयोग भंडारण करने से पहले किया जाता है। जब भंडारण स्टोर किया जाता है जो है उसको जो भी अनाज है, ठीक है, तो उससे पहले निरोधक और नियंत्रण वाली जो विधियां हैं इनको अपना लिया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, उत्पाद जो होता है उसकी साफ सफाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो कर ली जाती है। अच्छी तरीके से सुखाना बहुत इंपॉर्टेंट, नमी रह जाएगी तो वो खराब ही हो जाएगा, तो सुखा लिया जाता है। इसके अलावा जो यहाँ पे धूमक दिया गया है, ठीक है, तो ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको फ्यूमिगेशन कहते हैं धूमक को। तो ये फ्यूम्स वगैरह का जब यूज़ किया जाता है तो इसमें जो पीड़क, जो छोटे मोटे कीड़े वगैरह जो होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, निरोधक नियंत्रण जो विधियां हैं ये भंडारण से पहले होनी ज़रूरी हैं। इसके बाद अब आते हैं पशुपालन, जो कि हम लोग ने ऐसे पढ़ा था कि जो प्रबंधन की जो विधियां थी, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या था कि कृषि के साथ साथ अगर हम पशुपालन है, कुक्कुट पालन है, मत्स्य पालन है, इन सब पे भी ध्यान देंगे तो जो है जो भोजन की जो नीड है उसमें जो है एक बैलेंस बना रहेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि पशुपालन का क्या रोल है। पशुधन के प्रबंधन को पशुपालन कहते हैं। पशुधन जो होता है उसमें गाय, भैंस, बकरी वगैरह, इन सब को सही तरीके से इनका जो है देखभाल करना, और जो भी इनसे चीज़ें प्राप्त हो रही हैं वो सही तरीके से मिल सके, तो ये जो प्रबंधन होता है इसी को ही हम पशुपालन कहते हैं। इसके अंतर्गत पशुओं को भोजन देना आता है, प्रजनन आता है, रोगों पर नियंत्रण आदि, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे देखिए पशु कृषि हम कैसे करेंगे। अब पशुओं के बारे में हमें अगर जानना है तो हम इसमें उनकी नस्लों को भी तो जो है देखेंगे, अच्छी जो है नस्ल प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो वही देखिए पशुपालन की दो उद्देश्य हैं। पहला तो ये है दूध देने वाले हमारे पास पशु होने चाहिए गाय भैंस में से, ठीक है, और दूसरा कृषि कार्य से संबंधित होने चाहिए, जैसे पशु ऐसे हों जो हल चला सकें, सिंचाई कर सके, बोझा ढो सकें, तो इन सब के लिए पशुओं का पालन किया जाता है। ये दो तरीके होते हैं। अब जैसे मान लीजिए दूध की बात हुई है तो अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए विदेशी जो नस्लें होती हैं, विदेशी नस्लों की जो गाय होती हैं, जैसे जर्सी है, ब्राउन स्विस है, ठीक है, या फिर और जो देसी नस्लों की जो है गायें हैं, जैसे रेड सिंधी है, साहिवाल है, इनमें क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो अधिक होती है। तो इसीलिए इन दोनों में संकरण कराया जाता है। देसी और जो विदेशी नस्लें होती हैं संकरण करा करके फिर जो गाय जो है नई प्रजाति की प्राप्त होती है, तो उसमें ये सारी चीज़ें मिली रहती हैं, ठीक है। स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए गाय और भैंस की शरीर की सफाई और उनका उचित आवास होना ज़रूरी है। आवास भी उनका खुला और मतलब उनके लिए कंफर्टेबल होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा तो ये हो गया पशुधन के बारे में। अब हम लोग कुक्कुट या मुर्गी पालन के बारे में जान लें। अंडे व कुक्कुट मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है, क्योंकि ये भी, इससे भी काफ़ी प्रोटीन वगैरह मिलने की चांसेस रहते हैं।
अब जैसे यहाँ पे देखिए मुर्गी पालन के लिए, मुर्गी पालन में जैसे अंडे देने के लिए जो अंडे देने वाली जो मुर्गी होती है जिनको लेयर भी कहा जाता है, ठीक है, मांस देने के लिए ब्रॉयलर को पाला जाता है, ठीक है। तो ये सब जो है क्योंकि हम लोग को कुक्कुट पालन से मेनली अंडा और मांस की जो है उपलब्धि हो जाती है, ठीक है। अब नई किस्में बनाने के लिए हमें जो देसी जो नस्लें हैं जैसे कि एसिल है देसी, विदेशी जो है वो उसमें लेग हॉर्न नस्लें आती हैं, इनका संकरण कराया जाता है ताकि नई किस्में जो हमें प्राप्त हों वो अच्छी से अच्छी इसमें जीन को सम्मिलित किया जाए और जो है वो जो उत्पादन है, क्योंकि मेनली हमें यहाँ क्या करना है, उत्पादन को बढ़ाना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो अंडे और ब्रॉयलर हैं इनका उत्पादन कैसे किया जाएगा, अब इनमें इनको अगर बड़ा किया जा रहा है, इनको तैयार किया जा रहा है, तो क्या चीज़ इनसे हमें प्राप्त हो सकती है और इनके अनाज में क्या चीज़ होनी चाहिए। तो जैसे देखिए ब्रॉयलर जो होता है इसके आवास, पोषण और पर्यावरणीय आवश्यकताएं अंडे देने वाले जो कुक्कुट होते हैं उनसे भिन्न होती है, ठीक है। भोजन की बात देखें तो ब्रॉयलर के आहार में प्रोटीन और वसा प्रचुर मात्रा में होता है, ठीक है, क्योंकि ब्रॉयलर को मांस के फॉर्म में इसका जो है यूज़ किया जाता है। कुक्कुट आहार में, ये जो अंडे देने वाले कुक्कुट होते हैं इनके आहार में विटामिन ए और विटामिन के की मात्रा अधिक रखी जाती है, यानी इनको जो भी खाना दिया जाएगा उसमें विटामिन ए विटामिन के की मात्रा अधिक रहेगी। तो ये हो गया कुक्कुट पालन के बारे में। अब आते हैं हम लोग मत्स्य उत्पादन या मछली उत्पादन। तो देखिए हमारे भोजन में मछली प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है, ठीक है। मछलियों के जल स्रोत समुद्री जल या ताज़ा जल होते हैं। तो मेनली अगर देखा जाए तो मछली प्रोटीन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा, अब ये मछलियाँ कहाँ कहाँ आपको मिल सकती हैं, समुद्री जल में भी मिल सकती हैं, ताज़े जल में भी मिल सकती हैं, ठीक है। अब ये जो मछलियाँ होती हैं इनमें कई सारी जो है पंख युक्त मछलियाँ भी होती हैं, कवच वाली मछलियाँ भी होती हैं, ठीक है, जैसे वही मॉलस्क और प्रॉन वगैरह ये सब भी आ जाएंगी। तो इनको प्राप्त करने के लिए मछली पालन या जो प्राकृतिक स्रोत हैं इनसे जो है हम मछलियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे तरीका दिया गया है, समुद्री मत्स्यिकी जो होती है उसमें क्या प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हम ये जान लें कि भारत में समुद्री जो मछली संसाधन है कि कितनी दूर तक के हम जो है मछलियों का पालन कर सकते हैं, उनसे प्राप्त कर सकते हैं। तो वो क्षेत्र जो है वो 7500 किलोमीटर समुद्री तट पर है और समुद्र की गहराई तक भी है, ठीक है। सर्वाधिक प्रचलित जो समुद्री मछलियाँ जो सबसे ज़्यादा जो है समुद्र से प्राप्त होती हैं उनमें है पॉम्फ्रेट और मैकर्ल, टूना, सार्डाइन और बॉम्बे डक, ठीक है। तो ये कुछ समुद्री मछलियाँ हैं जो मोस्टली इनका जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित है। इसके बाद कुछ आर्थिक महत्व वाली समुद्री मछलियों का समुद्री जल में जो है संवर्धन किया जाता है। अब इनसे आर्थिक मदद मिलती है, ठीक है। तो जैसे मुलेट है, भेटकी है, पर्ल स्पॉट है। पर्ल स्पॉट इसलिए फेमस है, ये पंख युक्त मछली होती है, ठीक है। तो ये सब जो है आर्थिक महत्व के लिए मछलियाँ इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद देखिए कवचीय मछलियों में जैसे आपका झींगा है, मसल है, ऑयस्टर है। ऑयस्टर के बारे में देखिए मोतियों को प्राप्त करने के लिए इसमें बताया गया है, क्योंकि जो ऑयस्टर होता है इसके द्वारा जो है इससे मतलब कि जो मोतियाँ जो होती हैं उनकी प्राप्ति हो सकती है, ठीक है। तो ये इनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बाकी जो चीज़ें होती हैं प्रोटीन के लिए तो इनका जो है यूज़ होता ही है, ठीक है। साथ ही समुद्री खरपतवार का संवर्धन किया जाता है। अब समुद्री खरपतवार जो है उनका भी संवर्धन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ ऐसी मछलियाँ होती हैं जो कि खरपतवार जो होते हैं समुद्र में उसी पर ही जो है जीवित रहती हैं, उन्हीं को ही खा करके। तो मछलियों के संवर्धन को ही हम क्या कहते हैं, मेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि मछलियों के संवर्धन को क्या कहते हैं, तो मेरीकल्चर हो जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पे एक टर्म दिया गया अंतःस्थलीय मत्स्यिकी। इसमें क्या है, जब मछलियों का प्रग्रहण अंतःस्थली की अगर बात करें, अच्छा तो यहाँ पे देखिए अंतःस्थलीय मत्स्यिकी में कहा गया है कि जब मछलियों का प्रग्रहण अंतःस्थलीय वाले स्रोतों पर किया जाता है तो उत्पादन अधिक नहीं होता है। जो अंतःस्थल वाला जो एरिया है वहाँ पे अगर मछलियों को प्राप्त करने के लिए, उनकी पैदावार को बढ़ाने के लिए वहाँ पे अगर जो है जगह डिसाइड की जाए तो वहाँ पे हमें उसका उत्पादन अधिक नहीं मिल पाता, ऐसी जगहों पर नहीं मिल पाता है। इसलिए इस तरीके के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे अधिकांश मछली उत्पादन जल संवर्धन के द्वारा ही किया जाता है। अब जल संवर्धन में आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे अगर मिश्रित मछली संवर्धन की बात करें, ठीक है, क्योंकि वहाँ जल संवर्धन है, यानी कि आर्टिफिशियली तरीके से उनको पूरा पॉन्ड तैयार किया जाएगा। उनकी जो मछलियों का अगर वहाँ संवर्धन करना है तो उनके अकॉर्डिंग उनकी जो नीड है उसको वहाँ पे पूरा किया जाएगा। अब अगर जैसे बात करें एक जो मिश्रित मछली संवर्धन होता है, इसमें क्या किया जाता है, एक ही तालाब में कई सारी जो स्पीशीज़ होती हैं मछलियों की, 5 से 6 स्पीशीज़ जो होती हैं इनका प्रयोग किया जाता है। होता यह है कि इनमें ऐसी मछलियों को चुना जाता है जिनके आहार के लिए प्रतिस्पर्धा ना हो, यानी कि अगर 5-6 स्पीशीज़ हम ले रहे हैं तो इनका आहार अलग अलग होना चाहिए, आपस में प्रतिस्पर्धा होगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से उनको जो है यहाँ पे लिया जाता है। अब जैसे आप कुछ एग्जांपल ले लीजिए, जैसे है कटला फिश,
ठीक है। ये जो कटला फिश होती है ये मछली की जो सतह होती है, जल की जो सतह होती है वहाँ से अपना भोजन लेती है। अब जैसे मान लीजिए एक तालाब बना है, तालाब में जो उसकी सतह पर जो भोजन होगा वहाँ से कटला फिश अपना जो है भोजन ले लेगी। इसके बाद आपने सुना होगा रोहू फिश के बारे में, ठीक है। तो ये जो रोहू मछली होती है वो तालाब का जो मिड वाला एरिया होता है, मध्य क्षेत्र होता है, वहाँ से ये अपना भोजन लेती है, ठीक है। इसके बाद कुछ होती हैं, जैसे एक है मृगल, मृगल फिश होती है, या मृगल के साथ एक जो है कॉमअप करके जो है फिश होती हैं, ठीक है। तो ये सब जो कॉमअप कॉर्प जो होती हैं ये तालाब की जो तली होती है वहाँ से ये भोजन प्राप्त करती हैं। इसके अलावा है कि कुछ और होती हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए ग्रास कॉर्प इसे कहा जाता है, ठीक है। एक यहाँ पे फिश है ग्रास कॉर्प, ये जो होती है खरपतवार को खाती है, इसी वजह से यहाँ पे अभी कहा गया था कि खरपतवार का संवर्धन किया जाता है। तो ये ग्रास कॉर्प फिशेस जो होती हैं इनके लिए होता है, ठीक है। तो इससे जो है क्या, तो मिश्रित अगर मछली संवर्धन की अगर हम बात करें तो एक समस्या बस इसमें ये आती है कि उन लोगों का जो है मतलब जनन की जो प्रोसेस होती है, तो इनका जो डिम्ब होता है, ठीक है, उनका जो जाइगोट होता है उसके डेवलपमेंट में प्रॉब्लम बस आ जाती है, ठीक है। तो अब इसके लिए जो है सोल्यूशन निकाला जाता है, कुछ हार्मोन इंजेक्शन वगैरह, या उनको किसी अलग जगह पे रखा जाता है। तो ये चीज़ होती है, तो उनकी जनन की जो प्रोसेस होती है उसमें दिक्कत आती है। बाकी यहाँ पे जो मिश्रित संवर्धन है तो इसमें जो है अलग अलग फिशों के भोजन का जो ग्रहण करने का तरीका वो अलग अलग है, तो उनको रखा जा सकता है। इसके बाद आता है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन में अगर देखें तो पूंजी निवेश कम होता है। मधुमक्खी पालन में आपने देखा होगा कि जो अमाउंट है वो बहुत कम लगता है, और किसान इसे इसी वजह से इनको धनार्जन का अतिरिक्त साधन भी जो है मानते हैं कि धन ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो सके। अब शहद के अतिरिक्त मधुमक्खी पालन में हमें मेनली क्या मिलता है, एक तो शहद मिलता है, जो कि शहद सबसे ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद होता है, कई चीज़ों में इनका यूज़ भी होता है। दूसरा, मधुमक्खी के छत्ते से मोम भी बहुत अच्छा स्रोत है, ये भी प्राप्त होता है। इसका मेनली यूज़ औषधि जो तैयार की जाती है उनमें होता है। तो मधुमक्खी का जो मोम होता है इसका मेनली मेडिसिन में यूज़ होता है। व्यावसायिक स्तर पर अगर देखें तो मधु उत्पादन के लिए देशी किस्म की जो मक्खी है, यहाँ पे देखिए किन किन मक्खियों का यूज़ किया जाता है। तो जो देसी किस्म की मक्खियाँ हैं, ठीक है, उनमें देखिए एपिस सेरेना इंडिका है, जो कि सामान्य भारतीय मछली, ये इनका साइंटिफिक नेम है एपिस सेरेना इंडिका, सामान्य भारतीय मक्खी है, ठीक है। फिर है एपिस डॉर्सेटा, ये एक शैल मक्खी है जो चट्टानें वहाँ पे चट्टानों की जगह पे जो अपना छत्ता बनाती हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद है एपिस फ्लोरी, ठीक है, ये लिटिल मक्खी होती हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी मक्खियाँ हैं जो है मधुमक्खियाँ इनको कह सकते हैं। तो इनका प्रयोग करके व्यावसायिक तौर पे मधु का उत्पादन किया जाता है। मधु उत्पादन को बढ़ाने के लिए इटली मक्खी एक है जिसका साइंटिफिक नेम है एपिस मेलिफेरा, इनका प्रयोग किया जाता है। तो इनका जो इटली मच्छी जो मक्खियाँ जो होती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो मधु उत्पादन जो किया जाता है उनके लिए मधुवाटिका या मधुमक्खी फार्म बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इनमें रख के आर्टिफिशियली तरीके से लोग जो है उनका पूरा छत्ते का पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे रख करके जो पूरा बनाया जाता है, तो उसमें इस तरीके की जो अगर मक्खियों का यूज़ किया जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो शहद और मोम की पैदावार जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे पिक्चर्स दिखाए गए हैं, जैसे भारतीय नस्ल की यहाँ पे गाय दिखाई गई है कि रेड सिंधी साहिवाल जो है, इन ये दो ऐसी गाय हैं जिनका संकरण वगैरह किया जाता है। फिर यहाँ पे जो है मुर्गों का दिया गया है, एसिल और लेग हॉर्न का दिया गया है, ठीक है। ये कवच वाली जो झींगा मछलियाँ हैं, ये वाली जो है मैक्रोबैकियम रोजन वर्गीय, ये ताज़े पानी में पाई जाती है। ये वाली जो है वो समुद्री जो है वो है, ठीक है, झींगा मछली जिसे कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये दिया गया मधुमक्खी के छत्ते में जो मधु वाटिका पूरा तैयार किया जाता है, ये इस तरीके से, ठीक है। पूरा एक वाटिका एक तैयार किया जाता है, एक पूरा, ठीक है, गार्डन टाइप का। ये देखिए यहाँ पे बाल्टी में करके या कुछ भी कंटेनर वो लोग अपना रखते हैं, तो कंटेनर में करके छत्ते का जो पूरा पैटर्न होता है उसे बनाते हैं, और फिर उसके बाद मक्खियाँ आकर के उसमें अपना मेन जो घर बनाने का काम होता है वो करती हैं। ये फिशेज़ यहाँ पे दी गई हैं, अलग अलग हैं, जैसे कि ये ऊपर वाली कटला फिश है, ये सिल्वर कॉर्प है, ठीक है, ये रोहू है, और फिर उसके बाद ग्रास कॉर्प। तो ये सारी जो है फिशेस हो गई कि किन किन का कहाँ कहाँ काम होता है, वो भी किस में, मिश्रित जो मछली संवर्धन होता है उसमें इनका काम है, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया था कि मिश्रित जो मछली संवर्धन होता है उसमें कौन सी फिश किस जगह से भोजन लेती है, ठीक है। इसे मैंने नोट डाउन नहीं किया था, लेकिन तो चलिए आपका ये जो चैप्टर था वो यहाँ पे चैप्टर भी खत्म हो जाता है, और दूसरा 9th क्लास की जो जितने भी चैप्टर थे वो यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग 10th का जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कोशिश करिएगा इसको शेयर भी करिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।